जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः पॉलिटिकल साइंस के इस नए टॉपिक में। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो नीति निर्देशक तत्वों से हम शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो रहेगा आपका, नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में उल्लेखित हैं। तो जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो संविधान के भाग 4 में उल्लेखित हैं। और अगर अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक जो है नीति निर्देशक तत्वों का क्या है, उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है। तो नीति निर्देशक तत्वों का जो उद्देश्य है वो क्या है आपका, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक है ना, यानी कि नीति निर्देशक तत्व क्या बताते हैं एक राज्य को कि आपको अपने राज्य में अपनी जनता का क्या करना है, कल्याण करना है। उनसे रिलेटेड जितने भी बिंदु हैं वो नीति निर्देशक तत्वों में बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा वाद योग्य नहीं है। ठीक है, यानी कि नीति निर्देशक तत्वों के लिए आप न्यायालय की शरण नहीं जा सकते हैं। तो यह कहा गया आपका अनुच्छेद 37 में। अगला क्वेश्चन है, समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। तो यह किया गया आपका अनुच्छेद 39 में। अगला क्वेश्चन है आपका, सामान्य नहीं होगा, समान होगा ये। समान और निःशुल्क विधिक सहायता का संबंध किस अनुच्छेद से है। तो समान निःशुल्क विधिक सहायता का जो संबंध है वो है आपका अनुच्छेद 39 में। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है। तो ग्राम पंचायतों के गठन से जो संबंधित अनुच्छेद है वो आपका अनुच्छेद 40। अगला क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता लागू कराने का प्रयास किस अनुच्छेद में किया गया है। तो समान नागरिक संहिता या समान सिविल संहिता से संबंधित जो अनुच्छेद है वो है आपका अनुच्छेद 44। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पोषाहार और जीवन स्तर में सुधार करने का प्रयास किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। तो यह है आपका आर्टिकल 47, यानी कि अनुच्छेद 47 में कहा गया है कि राज्य क्या करेगा, अपने यहाँ की जनता है उनके पोषाहार और उनके जीवन स्तर में सुधार करने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। अगला क्वेश्चन है, नशीले तथा मादक पदार्थों पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। तो यह किया जाता है आपका अनुच्छेद 47 के तहत ही, जिसमें हमारा पोषाहार और जीवन स्तर जुड़ा है। अगला क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा की बात किस अनुच्छेद में की गई है। तो पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन की जो बात की गई है वो आर्टिकल 48 में की गई है, यानी कि अनुच्छेद 48 में की गई है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण की बात किस अनुच्छेद में की गई है। तो इसकी जो बात की गई है वो अनुच्छेद 49 में की गई है। अगला क्वेश्चन है, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। तो कार्यपालिका और न्यायपालिका का जो पृथक्करण है वो अनुच्छेद 50 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में वृद्धि की बात किस अनुच्छेद के तहत की गई है। तो यह की गई है आपके अनुच्छेद 51 में। अगला क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधा के अनुसार अदा किया जाता है। यह कथन किसका था या किसका है। तो ये था आपका के.टी. शाह। ठीक है, इन्होंने कहा था कि जो नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान जो है बैंक अपनी सुविधा के अनुसार करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है ये रहेगा आपका मौलिक कर्तव्य से। तो मौलिक कर्तव्य से देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न क्या क्या बनते हैं। पहला प्रश्न इससे बनेगा कि मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा पर भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा आपके लिए। तो यह है आपका
सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जो है मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो मौलिक कर्तव्यों को जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। दोस्तों, पिछली वीडियो में एक मिस्टेक हुई है जिसमें ये कहा गया था कि जो संपत्ति का अधिकार है वो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत हटाया गया है। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे क्या करना है आपको, जो संपत्ति का अधिकार है वो आपका जो है 44वां संविधान संशोधन 1978 इसके तहत जो है उसको हटाया गया था। ठीक है, और वर्तमान में उसको जो है आर्टिकल 300A में जो है एक संवैधानिक अधिकार के रूप में रखा गया है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो हमारे वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था आपका 2002 में। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य क्या था कि प्रत्येक माता पिता या अभिभावक का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चों को जो है शिक्षा से जोड़े। तो अगला क्वेश्चन है आपका, मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य को आपका जो है रूस के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो जो मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में वो किस अनुच्छेद में है? तो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 51 क है। इसके बाद जो हमारे प्रश्न बनेंगे वो बनेंगे हमारे संघ की कार्यपालिका से। ठीक है, तो इसमें जो मेन पॉइंट होंगे इनको हम जो है इस वीडियो में कवर करेंगे। इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो भारत का जो राष्ट्रपति है ये अनुच्छेद 52 के तहत बनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये किया गया आपका अनुच्छेद 53। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेता है? ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, कौन भाग नहीं लेता है? तो यहाँ पे क्या है, संसद तथा राज्य विधानसभाओं के जो मनोनीत सदस्य होते हैं, चाहे लोकसभा में मनोनीत हो, चाहे राज्यसभा में मनोनीत हो, चाहे राज्य की विधानसभा में मनोनीत सदस्य हों, और साथ ही साथ जिन जिन राज्यों में विधान परिषद होगी उनके सदस्य भी क्या नहीं लेंगे, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि कौन सी होती है? तो जो राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि होती है वो होती है एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ठीक है, इसका जो उल्लेख किया गया ये अनुच्छेद 55 में किया गया है, जिसको हम जो है आनुपातिक एकल संक्रमणीय मत पद्धति के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? उपराष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपकी 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को कौन शपथ ग्रहण करवाता है? तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनको शपथ ग्रहण कराते कौन? भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति पर महाभियोग के प्रावधान के बारे में किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? यानी कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 61 के तहत। अगला क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से पहले राष्ट्रपति को कितने दिन पूर्व सूचित किया जाना आवश्यक है? तो ये है आपका 14 दिन पूर्व सूचित किया जाना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है आपका, तीनों रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो सर्वोच्च कमांडर होते कौन? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। साथ ही साथ आपके जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं
वहाँ पे उपराज्यपालों की नियुक्ति भी आपका राष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो 12 सदस्यों को। ठीक है, इससे पहले लोकसभा में राष्ट्रपति जो है 2 सदस्यों को मनोनीत करता था, लेकिन वर्तमान में उनको समाप्त कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के महान्यायवादी, ठीक है, महाअधिवक्ता, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करते हैं आपके कौन? राष्ट्रपति। जो महाअधिवक्ता जो महान्यायवादी होते हैं ये देश में होते हैं, देश के होते हैं, और महाअधिवक्ता जो है कहाँ के होते हैं? राज्यों में होते हैं। यानी कि महान्यायवादी देश में सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है, और राज्यों में जो है महाअधिवक्ता जो है सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की आकस्मिक निधि पर किसका नियंत्रण होता है? तो भारत की आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? तो राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति है वो अनुच्छेद 72 में निहित है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के उपराष्ट्रपति का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, इसका जो उल्लेख है ये किया गया है आपका अनुच्छेद 63 में। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो होता है आपका कौन? उपराष्ट्रपति। किस अनुच्छेद में ये कहा गया है? अनुच्छेद 64 में। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति की सहायता हेतु मंत्रिपरिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो जो मंत्रिपरिषद का जो गठन है वो अनुच्छेद 74 के तहत किया जाता है। भारत के महान्यायवादी का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो महान्यायवादी का जो उल्लेख है वो किया गया आपका अनुच्छेद 76 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद का गठन किस अनुच्छेद में किया गया है? यानी कि भारत की जो संसद है इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 79 में किया गया है, यानी कि 79 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की संसद के अंग कौन कौन से हैं? तो भारतीय संसद के 3 अंग हैं, राज्यसभा, लोकसभा व राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो राज्यसभा का जो गठन है या राज्यसभा का जो उल्लेख है उसका अनुच्छेद 80 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस सदन को स्थायी एवं उच्च सदन कहा जाता है? तो राज्यसभा को जो है स्थायी एवं उच्च सदन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है। वर्तमान में राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? तो राज्यसभा में जो है राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है या पदेन सभापति कौन होता है? तो ये होता है आपके कौन? उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, राज्यसभा सदस्य हेतु न्यूनतम आयु कितनी आवश्यक है? तो राज्यसभा के लिए जो है 30 वर्ष होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष होता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की सर्वाधिक सीटें किस राज्य में हैं? तो राज्यसभा की जो सर्वाधिक सीटें हैं वो उत्तर प्रदेश में हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? ठीक है, तो जो लोकसभा का गठन है या उल्लेख है ये अनुच्छेद 81 के तहत किया गया है। अगला प्रश्न है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या जो है 552 हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान में जो है 543 सदस्य हैं।
यहाँ पे थोड़ा संशोधन हो सकता है, क्योंकि यहाँ से 2 एंग्लो इंडियन सदस्य जिनको जो है राष्ट्रपति मनोनीत करता था वो अभी समाप्त कर दिए गए हैं। तो यहाँ पे 550 एट प्रेजेंट जो है सदस्य हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी आवश्यक है? तो लोकसभा के सदस्य बनने के लिए जो है 25 वर्ष की आयु होनी आवश्यक है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में लोकसभा सीटों का आवंटन किस वर्ष की जनसंख्या के आधार पर होता है? तो वर्तमान में जो लोकसभा की सीटों का जो आवंटन है वो 1971 की जनसंख्या के आधार पर होता है, और यह कब तक होता रहेगा? यह जो है 2026 तक, ठीक है, 2026 तक जो है यह चलता रहेगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे आपके GV मावलंकर, यानी गणेश वासुदेव मावलंकर। बहुत बार जो है पेपरों में छप चुका है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक लोकसभा सीटें किस राज्य में हैं? तो सर्वाधिक लोकसभा सीटें कहाँ हैं आपकी? उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है आपका, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संसद के सत्र व लोकसभा का विघटन कर सकता है? तो जो राष्ट्रपति हैं वो अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा का सत्र जो है विघटन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण या अर्थात वार्षिक बजट का जो है बात की गई है? तो इसका जो अनुच्छेद है वो है आपका अनुच्छेद 112, यानी जो हम बजट पेश करते हैं वार्षिक बजट, उसका जो उल्लेख किया गया है ये किया गया आपका 112 में। अगला प्रश्न है, धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? तो धन विधेयक की जो परिभाषा है वो अनुच्छेद 110 में दी गई है। अगला प्रश्न है, विनियोग विधेयक का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो विनियोग विधेयक का उल्लेख जो है अनुच्छेद 114 में किया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? तो राष्ट्रपति को जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में दी गई है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की स्थापना की बात की गई है? तो उच्चतम न्यायालय की जो स्थापना है वो अनुच्छेद 124 के तहत की गई है। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को एक अभिलेखीय न्यायालय बनाता है? तो अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय को एक अभिलेखीय न्यायालय बनाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति देता है? तो यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 139 देता है, ठीक है। यहाँ पे अनुच्छेद 32 के तहत भी जो है रिट जारी करने का अधिकार मिलता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? ठीक है, तो राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। अगला प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करने का आधार कौन सा अनुच्छेद देता है? तो जो न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है उसका जो आधार है वो अनुच्छेद 13 से प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। ऐसे ही प्रश्नों के लिए अगले टॉपिक को लाएंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।